हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. I Nikita welcome you all in my channel. So guys, please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. So guys, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं. जितना आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उतनी जल्दी वीडियोस आएंगी और डिफरेंट वैरायटीज की, क्लास 11th की, 12th की और भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूंगी. सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में पजल पूछी थी और जिन्होंने सही कमेंट किया था आंसर, उनके नाम स्क्रीन पर हैं. इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऐसे ही और लोग भी पार्टिसिपेट करें पजल्स में. मेरा मेन एम यही है कि डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये पजल को सॉल्व करें, इन वीडियोस को देखें और कुछ नॉलेज गेन करें. और आज की जो पजल है वो आपकी स्क्रीन पर है. फटाफट सॉल्व करके कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन और ये मैथमेटिकल टूल का पार्ट है. तो सबसे पहले जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो दैट इज डिफरेंशिएशन नहीं देखी है वो देखिए और फिर इस वीडियो को आकर देखें. ये है इंटीग्रेशन. और जो आज बेसिकली बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मैम व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाई इंटीग्रेशन, व्हेन इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या है मैम, क्यों है, कब इसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इन सभी के आंसर हम एक एक करके देंगे. तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी. ये क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवर्स कैसे मैं आपको दिखाऊंगी. जो फॉर्मूलाज हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं वही इंटीग्रेशन में जस्ट रिवर्स होके इंटीग्रेशन में आ गए हैं. और इंटीग्रेशन है क्या? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन का हम बेसिकली यूज करते हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए. ऐसे ही हम इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? इंटीग्रेशन हम एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. कैसे? देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स. देखिए, हमारे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी. अब मैं कहूँ मुझे इसके अंडर एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? आप इसे ज्वाइन करके ये क्या, मुझे इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है मुझे कैलकुलेट करना है. तो आपने क्या किया? इस लाइन को ज्वाइन किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म की. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, y इंटू एक्स. तो ये तो था सिंपल से स्ट्रक्चर जिसका आपको एरिया पता था. आपने फिगर को कंप्लीट किया और एरिया कैलकुलेट कर लिया. बट अगर इस तरीके का आपके पास कर्व आ जाए तो फिर आप कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे? तो फिर जो एरिया कैलकुलेट करोगे उसके लिए एक तरीका है. देखिए स्टूडेंट, फिर आपने क्या किया? इस कर्व के लिए आपने कोशिश करनी स्टार्ट की कि मैं इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे करोगे? मैंने एक स्ट्रिप बाहर निकाल ली, ये वाली स्ट्रिप मैंने बाहर ले ली इस तरफ और ये मैं यहां बना देती हूँ. ये जब मैंने स्ट्रिप बाहर ली तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, दैट इज y. अब मैंने x में से कुछ पार्ट बाहर निकाला है और ये y1 इसे मैंने मान लिया और जो मैंने कुछ पार्ट बाहर निकाला उसको मैंने मान लिया dx में कुछ x में से मैंने बाहर निकाला. क्लियर स्टूडेंट? वैसे मैंने दूसरी स्ट्रिप बाहर ली जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में थी. अब मुझे अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है, सेम इसको मैं मान लेती हूँ y2. इसकी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी. ये मैंने मान लिया y2 और ये मैंने मान ली y1. अब y2 ये भी कुछ ना कुछ dx होगी, तो इसका एरिया कैलकुलेट हमने इस तरीके से कर लिया. तो मतलब अगर मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स बाहर निकाल लूं और उसका एरिया कैलकुलेट कर लूं और इनको
सभी को मैं सम कर दूं, y1 dx प्लस y2 dx प्लस ऐसे कर करके आप स्ट्रिप्स निकाल लोगे और उसका एरिया भी कैलकुलेट कर लोगे। तो जब मैं इन सभी को सम करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व। तो जब भी हम सम करते हैं टर्म्स का तब हमारे पास एक ऑपरेटर आता है, दैट इज समीशन। समीशन क्या होता है, समीशन नाम से ही पता लग रहा है, समीशन सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। जब हमारे पास एक जैसी टर्म्स प्लस हो रही हो तब हम समीशन का यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास y1 y2 y3 मतलब मेरे y की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, y मैंने लिख दिया कि i दैट इज चेंज फ्रॉम 1 to n। और यहाँ पे क्या है dx भी मैंने साथ में लिख दिया। तो ये इसका यूज मैंने तब किया जब मेरे पास डिस्क्रीट फंक्शन था। इसमें एक मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है कि समीशन जब मैं यूज कर रही हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने ये स्ट्रिप बाहर ली तो रेक्टेंगल तो मेरा यहां तक बन रहा है, ये वाला एरिया कहां जाएगा। क्वेश्चन कि जब मैं स्ट्रिप निकाली मैंने तो एरिया किसका कैलकुलेट किया, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जब मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो ये वाला पोर्शन का एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तब मैं समीशन को किससे रिप्लेस कर दूंगी, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब ये मेरा यहां से लेके यहां तक सारा एरिया कैलकुलेट कर लेगा इंक्लूडिंग दिस पार्ट। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कोई फंक्शन है मेरे पास x का dx। तो बेसिक कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका कंसेप्ट कैसे आया कि स्टूडेंट्स जब मैंने समीशन के फॉर्म में इन सभी का मैं एरिया, इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना चाहती थी, एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रिप्स बाहर निकाली। मेरा ये इसमें मकसद का था कि मैं स्ट्रिप्स बाहर निकाल लूं और उन सभी को प्लस करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लूं। ठीक भी है, मैंने कर भी लिया, जनरल जैसे कर सकते हैं। तो मैंने इन सभी के एरियाज को प्लस कर लिया और इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया। बट एक प्रॉब्लम आई कि जब भी मैं इन सभी को प्लस के फॉर्म में लिख रही थी तो ये वाला पोर्शन तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। ये तो रेक्टेंगल हो गया, ये वाला रेक्टेंगल, तो इसमें ये वाला पोर्शन है बहुत थोड़ा सा बट पोर्शन लेफ्ट हो रहा है। तो इन सब के लिए मैंने कौन सा नया ऑपरेटर यूज किया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मेरा इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया होगा वो कैलकुलेट कर देगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x वेयर इट इज द फंक्शन ऑफ x एंड dx। क्लियर स्टूडेंट, इस बात का आंसर मिल गया है कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये क्या बताता है हमें, ये हमें एरिया अंडर द कर्व बताता है। और ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना हो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, तब हम इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ फंडामेंटल्स फॉर्मूलाज है वो पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंटीग्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक डेफिनाइट इंटेग्रल और एक इनडेफिनाइट इंटेग्रल। इन दोनों में ये फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कर्व है, अब आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक का ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आप कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन को तो उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटेग्रल में डेफिनेट इंटेग्रल की खास पहचान ये होती है कि जब मैं इसकी लिमिट्स को फिक्स कर दूं कि ये एरिया यहां से लेके यहां तक की एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर इंटेग्रल को हम क्या कहते हैं, डेफिनाइट इंटेग्रल। डेफिनाइट नाम से पता लग रहा है कि हमें इसमें कुछ लिमिट्स दी होंगी, बाउंडेड फंक्शन है ये। तो ये देखो मैंने क्या किया, मुझे यहां से लेके यहां तक का ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल टू मुझे कुछ मैंने a से लेके b तक एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या कह देंगे, डेफिनाइट इंटीग्रल। अब क्वेश्चन है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट में सिंपल इसका जस्ट ऑपोजिट है, जिसमें हमें लिमिट्स ना बताई हों, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x dx। इसमें हमें कुछ भी लिमिट्स नहीं बताई होंगी, हम जनरल कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, जब इसमें आंसर आएगा तो हम आंसर को किस तरह से वाइंड अप करेंगे, विद कांस्टेंट। सी मेरे पास फॉर एग्जांपल आंसर आ गया x फॉर इनडेफिनाइट, तो इनडेफिनाइट में मैं अपनी तरफ से कांस्टेंट कंसीडर करूंगी।
तो ये इनडेफिनाइट को करने का मेथड है। स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, और ये इसकी टाइप्स हो गई, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। और अब हम सबसे पहले करेंगे कुछ इसके फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स इसके अच्छी बात ये है डेफिनेट इनडेफिनाइट की कि जो जैसे हम इनडेफिनाइट सॉल्व करते हैं वैसे ही डेफिनाइट को सॉल्व करेंगे, उसको जो फॉर्मूलाज हैं वही डेफिनाइट में यूज होंगे, तरीका भी एक जैसे है। बस डेफिनाइट में ये फर्क होगा, जो हम लिमिट्स एंड पे दी होंगी वो हम एंड पे आंसर में उसमें पुट कर देंगे। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इसके फंडामेंटल रूल्स को समझिए। सबसे पहले मेरे पास है, अगर मेरे पास पावर x के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन x टू द पावर की n की x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन आ जाए तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, पावर आगे पावर को 1 से कम कर दूंगी। तो ये तो था डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का तरीका। अब है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी पावर है n, इसकी पावर को 1 से बढ़ा देंगे, जो पावर बढ़ी उसको नीचे लिख देंगे प्लस c। तो ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रल का पावर x को सॉल्व करने का फॉर्मूला, दैट इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराती हूँ। मेरे पास इंटीग्रेशन है x रेज़ टू पावर 5 dx की, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी स्टूडेंट। अगर तो ये डिफरेंशिएशन होती, पावर आगे पावर को 1 से कम, 5x रेज़ टू पावर 4 आंसर आ जाता। बट इसमें क्या है, x की पावर 5, पावर को 1 से बढ़ा देंगे और बढ़ी हुई पावर नीचे लिख देंगे, दैट इज x रेज़ टू पावर 6/6 इज द आंसर। तो ये है x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला। अब मेरे पास अगर कुछ सम की फॉर्म में इंटेग्रल आ जाए, दैट इज जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, u प्लस v दोनों dx x का ही फंक्शन हो, तो जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते थे तो इसमें मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगी, दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मेरे पास अगर कुछ कांस्टेंट इस तरीके से आ जाए, इसलिए c इज कांस्टेंट x रेज़ टू पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो सिंपल कैसे करेंगे, कांस्टेंट बार और ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, c x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कैसे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x रेज़ टू पावर 5, तो 2 बार x रेज़ टू पावर 5 की सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या आ जाएगा, 2x रेज़ टू पावर 6/6 प्लस c आंसर। तो ये तो थे सिंपल जब हमारे पास x रेज़ टू पावर n के फॉर्म में कुछ फॉर्मूलाज आए, कुछ क्वेश्चंस आए इस तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन x, तो साइन x की डिफरेंशिएशन हमने की थी cos x, तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ cos x। और अगर मेरे पास यहाँ पे n आ जाए, x का कुछ कोफिशिएंट आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस cos nx। अब स्टूडेंट देखो, जब मैं साइन nx की डिफरेंशिएशन करती थी तो वो क्या आती थी, साइन की डिफरेंशिएशन cos nx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ nx, तो ये क्या आ जाता था, n cos nx। क्लियर स्टूडेंट। मैंने क्या किया, साइन nx की डिफरेंशिएशन cos nx, आगे डिफरेंशिएशन हम करते होते थे इसकी, दैट इज n, तो n cos nx। अब इसमें है सेम, बस साइन nx माइनस cos nx, वो जो डिफरेंशिएशन हम वहां करते थे वो हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे नीचे कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos nx अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 और n, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन nx की इंटीग्रेशन। इस तरीके से आई होप आपको ये भी समझ आ जाएगा, cos x की इंटीग्रेशन साइन x, और अगर मेरे पास यहाँ पे n हो तो साइन nx बाय n, n मेरा नीचे कैसे आया, जो मैंने डिफरेंशिएशन की। आई होप ये वाले फॉर्मूलाज आपको क्लियर होंगे साइन और कोस के। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ते हैं।
सीकेंट स्क्वायर एक्स। मेरा ये फॉर्मूलाज बार बार बोलने का, बार बार आपको ये करवाने का ये मकसद है कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो आपके दिमाग में फीड हो जाए कि ये फॉर्मूलाज इनके हैं। जैसे मैंने आपको साइन का करवाया, आप डिफरेंशिएशन अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे तरह आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को याद करना बहुत इजी है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, ये अपने दोनों में ही रहते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन में बस माइनस का फर्क पड़ जाता है। अब आ जाए सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर आई होप आपको याद होगी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x की मेरे पास डिफरेंशिएशन थी सेकेंड स्क्वायर x। अब मुझे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है सेकेंड स्क्वायर x की, तो क्या हो जाएगी इसकी tan x। तो इसका एक भाई भी है इसके जैसा, कोसेकेंट स्क्वायर x। यहां पे हमने की थी d/dx ऑफ कोट x, वो क्या थी माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x। तो अब कोसेकेंट स्क्वायर आ जाएगा तो इसके डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस ऑफ कोट x। ये एक दूसरे से रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि सेकेंड स्क्वायर की हमने डिफरेंशिएशन हमें याद है tan की सेकेंड स्क्वायर कोट x के माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और ये जस्ट इसका रिवर्स है इनका आंसर कि सेकेंड स्क्वायर की tan x, कोसेकेंट स्क्वायर की tan का उल्टा माइनस कोट x। ये दोनों एक जैसे नहीं लगते सेकेंड और कोसेकेंट, और ये जस्ट इसका रिवर्स है tan और कोट। अब मेरे पास एक इंटीग्रेशन है सेकेंट x tan x। तो ये डिफरेंशिएशन किसकी थी, डिफरेंशिएशन हमने सेकेंट x की थी सेकेंट x tan x। तो ये थी डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगी मेरी इंटीग्रेशन। तो सेकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सेकेंट x। अब स्टूडेंट मेरे पास इसके जैसा ही एक फॉर्मूला है कोसेकेंट x कोट x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेकेंट x। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जो कि बेसिकली यूज होते हैं, और हमने पावर ऑफ x का भी कर लिया सॉल्व। और एक स्टूडेंट एक फॉर्मूला रह गया, हमने पावर ऑफ x सॉल्व कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लिया, अब हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन रह गया। अब आपको पता है e⁻x dx की जो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की क्या रहती है सेम, तो इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन से बाहर क्यों जाएगा, तो वो क्या कर देगा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम। अब अगर मेरे पास कुछ पावर आ जाए, इसकी x का कुछ कोफिशिएंट आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा e⁻²x। डिफरेंशिएशन में अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो इनटू d/dx ऑफ 2x करते तो इसका आंसर आ जाता है 2e⁻²x। बट हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगी नीचे, तो ये क्या आ जाएगा सॉरी 2x, तो इसकी डिफरेंशिएशन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा नीचे e⁻²x/2। बस इतना ध्यान रखना है, जो आप वहां पे डिफरेंशिएशन में साथ करते थे वो इंटीग्रेशन में वो डिफरेंशिएशन नीचे करोगे। अब मेरे पास ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/ax + b। तो इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, x⁻n dx। इसमें जो n होता है वो -1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, देखो x⁻n + 1/n+1 इसका जो फॉर्मूला है, अगर n -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1, ये आ जाएगा x⁻1 + 1 -1 + 1 x⁻0/0। तो ये तो इनडेफिनाइट हो गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। बट अगर वो 1/x dx की फॉर्म में आ जाए x⁻1, तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास log x। क्यों, log x की डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x की इंटीग्रेशन log x। मैंने आपको बताया आप इस पर जनरल फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो जब n की पावर -1 हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 1/x या x⁻1 dx को, log x इज द फॉर्मूला फॉर 1/x। तो स्टूडेंट्स अब यही फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास एज ए 1/x की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं ये क्या करती हूँ, इसको log
x की जगह क्या आ गया, ax प्लस बी। अगर डिफ्रेंसिएशन होती तो हम इसकी आगे डिफ्रेंसिएशन करते, बट अब इंटीग्रेशन है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन नीचे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax प्लस बी। तो x की डिफ्रेंसिएशन 1, b की 0, मेरे पास आंसर आ जाएगा a इंटू 1 a। तो log ax प्लस बी बाई a इज द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन ax प्लस बी। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से भी आ सकते हैं, a अपॉन ax प्लस बी। तो सिंपल है, a मेरे पास कुछ कांस्टेंट है, इसको साथ में रख लो, b ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी। इसका हमने सॉल्व कर ही लिया, तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। a अपॉन ax प्लस बी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, log ax प्लस बी ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे बेसिक फॉर्मूलास। अब आई होप मैंने आपको इंटीग्रेशन क्या है इसका आंसर बता दिया होगा। क्यों है एडीआर फाइंड आउट करने के लिए, इसका आंसर भी हो गया। बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए कि कैसे करते हैं। और अब हम करने के लिए दो मेथड्स हैं। इंटीग्रेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं इन दोनों टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ये दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं और जो भी पीछे हमने फॉर्मूलाज किए हैं, फंडामेंटल फॉर्मूलाज, वो भी आप अप्लाई करना सीख जाएं। अब मैंने स्टूडेंट्स कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे शांति से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले है मेरे पास x रेज़ टू पावर 5, ये है क्यूब रूट। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, x रेज़ टू पावर 5। अब ये यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ले जाऊंगी 1/3। ये क्या है स्टूडेंट, सिंपल है। जब मैं अगर अकेला रूट लिखती हूँ तो इसका मतलब अब क्या लेती हूँ 1/2। अब अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो इसका मतलब ये है क्यूब रूट 1/3। अगर 5 आ जाए तो 1/5 लिख देंगे। तो अब मैंने क्या किया, x रेज़ टू पावर 5 इसको लिख दिया 1/3। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज़ टू पावर 5/3। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर पावर n हो, n को 1 से बढ़ा के लिख देंगे, अपॉन बड़ी हुई पावर नीचे लिख देंगे। दैट इज x रेज़ टू पावर 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 8/3 अपॉन 8/3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/8 x रेज़ टू पावर 8/3 इज द आंसर। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल था, हमने x रेज़ टू पावर n का जनरल फॉर्मूला लगाया। अब ये है डेफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन, तो ये ध्यान से करना स्टूडेंट्स। ये पहले तो हम x रेज़ टू पावर n है, मतलब बेसिक जैसे हम इंडेफिनाइट को सॉल्व करते हैं वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर प्लस c जरूर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब x रेज़ टू पावर 3 मतलब x रेज़ टू पावर n, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x रेज़ टू पावर n प्लस 1, n की वैल्यू है 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ये मेरे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4/4, और ये लिमिट्स अब मेरी राइट साइड पे घूम जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट। अगर तो इंडेफिनाइट होता तो मेरा यहाँ तक आंसर आ जाता है x रेज़ टू पावर 4/4, बट ये डेफिनाइट है, इसमें इंटीग्रल्स हमें लिमिट्स दी हैं, तो 2 और 4। ये वाली लिमिट्स को कहते हैं हम फाइनल लिमिट, और ये वाली लिमिट को कहते हैं हम इनिशियल लिमिट। ठीक है स्टूडेंट। अब लिमिट्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस x में मैं लिमिट्स को डालने की कोशिश करूंगी। कैसे, अब देखो इसका बेसिक फॉर्मूला है, फाइनल लिमिट को पहले पुट करो x की वैल्यू में, माइनस इनिशियल वैल्यू को पुट करो। देखिए अब ये फाइनल लिमिट को मैं x में पुट करूंगी, तो ये आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4/4 माइनस इनिशियल लिमिट है मेरे यहाँ पर 2। अब 2 को मैं x में डालूंगी, 2 रेज़ टू पावर 4/4। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। तो स्टूडेंट सबसे पहले cos 5x dx।
अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, और cos x का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था sin x, बट यहाँ पर है cos mx, तो sin mx अपॉन n, तो यहाँ पर n की वैल्यू है मेरे पास sin 5x बाय 5, n की वैल्यू यहाँ 5 है ना। तो अब मेरे पास जो लिमिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 to 30, तो sin 5x में पहले मैं अपर लिमिट पुट कर दूंगी 30/5 माइनस, फिर मैं x में इनिशियल वैल्यू x में पुट कर दूंगी। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काटने की फटाफट कोशिश करेंगे, ये गलती नहीं करनी है। ये है अंदर थीटा में अब इंक्लूड होगा और ये बाहर कोई कांस्टेंट है, ये आ जाएगा sin 150/5 sin 0 0, तो sin 150/5 इज द आंसर। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये है 1/ax प्लस बी। आप कहोगे मैम आपने फॉर्मूला बता तो दिया 1/ax प्लस बी का log ax प्लस बी अपॉन ए। बाय चांस अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसकी डेरिवेशन करनी हो तो कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, मैंने इंटीग्रेशन के दो मेथड बताए हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन को करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो मेरे पास है 1/ax प्लस बी। अब नाम से ही आपको सब्स्टिट्यूट मतलब होता है वैल्यूज को हमने अब पुट करना है। आपने 10th में भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, उस तरीके से ही हमने वैल्यूज को इसमें पुट करना है जस्ट। तो ये देखो मैं क्या करती हूँ, ax प्लस बी को मैं कुछ और पुट कर देती हूँ। मेरा इसको पुट करने का ये मकसद है कि ये जो मेरे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी ना, उनको मैं सिंपलर फॉर्म में लेके आ सकूं। तो मेरे पास 1/ax प्लस बी, ax प्लस बी को अगर मैं कुछ वेरिएबल t पुट कर लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होगा आपने इक्वेशन को देख के किसी को पुट करना है। अब वो कौन किसको पुट करना है वो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी वैसे वैसे आपको खुद को ही समझ आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप होगा, इसको जो आपने पुट किया इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ax प्लस बी को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, ये आ जाएगा d/dx ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगी, ये आ जाएगा मेरे पास dx dt/dx। अब मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, a बाहर dx बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, b को विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा मेरा dt/dx। अब कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी, ये तो आ जाएगा 0। x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी, ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया मेरे पास a। अब x वेरिएबल को मैं यहाँ पे ले आती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा dt, और dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी dt/a। अब स्टूडेंट मेरे पास जो इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ t आ गई। अब मैं t की वैल्यू को इसमें पुट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ जो मेरी इक्वेशन है वो कितनी सिंपल बन गई है। 1/ax प्लस बी को मैंने क्या पुट किया है, ऊपर कर देती हूँ यहाँ पर, 1/ax प्लस बी को मैंने क्या पुट किया है t, और dx के लिए मैंने क्या निकाल के रखा है, dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी dt/a, तो ये आ जाएगी मेरी dt/a। क्लियर स्टूडेंट, आई होप ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अब ये तो कांस्टेंट है, मैंने इसे बाहर ले लिया, तो 1/t dt, तो 1/t dt। अब इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता है, जब भी मेरे पास 1/x हो उसको इंटीग्रेट करना हो तो इसका सीधा फॉर्मूला है दैट इज log x। अब यही फॉर्मूला का मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ 1/t dt, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास log t और बाहर जो a पड़े। अब स्टूडेंट अब इसमें हम थोड़ा से सेल्फिश बन रहे हैं, कैसे कि मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ था, इक्वेशन दी थी इन टर्म ऑफ x, मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको किसी और वेरिएबल में सॉल्व किया। क्यों किया, क्योंकि इससे मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बहुत सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास आंसर आ गया, बट उन्होंने क्वेश्चन किस में पूछा था, इन टर्म ऑफ x।
अब मैं वापस जो आंसर दूंगी वो इन टर्म ऑफ x में दूंगी। तो t को मैंने क्या पुट किया था, ax प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा 1/a log t को मैंने क्या पुट किया था, ax प्लस बी। अब आप पीछे कॉपी के जाइए और मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे 1/ax प्लस बी का, दैट इज log ax प्लस बी बाई a, और ये हमने डिराइव भी कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसके लिए जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इसका मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाती हूँ। ये देखिए मेरे पास है सेकंड रेज़ टू पावर 4x tan x dx। अब मुझे इसमें सोच समझ के वैल्यू को पुट करना है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, सेकंड अगर आपका मन करेगा मैं किसी को भी पुट करता हूँ, मैं सेकंड रेज़ टू पावर 4x को पुट करता हूँ, tan x को पुट करता हूँ। आप ऐसे करना, आप एक बार सेकंड रेज़ टू पावर 4x को पुट करके देखना, एक बार tan x को पुट करके देखना, आप देखना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब मैं किसको पुट कर रही हूँ, सेकंड को पुट करती हूँ, सेकंड x को पुट करती हूँ, कुछ भी z पुट कर लेती हूँ इस पर। तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने पुट वाला कर लिया। अब वो मैंने आपको बता दिया पुट किस तरीके से करना, आप किसी और को पुट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आती है ये आपको खुद पता लग जाएगा। तो इसके बाद सेकंड स्टेप था मेरा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड एक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करके सेकंड एक्स की सेकंड एक्स tan x, ये इसको करूंगी dz बाई dx, dx में इस तरफ ले आऊंगी ताकि मेरे सारे वेरिएबल्स एक साइड जमा हो जाए। क्लियर स्टूडेंट, अब मेरा मकसद है कि सेकंड x को मैं z पुट करूं, सेकंड x tan x dx को मैं dz, मतलब अब मेरे जितने भी x के वेरिएबल होंगे उनको आपको z में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड रेज़ टू पावर 4x tan x, इसको किस तरीके से लिख लेती हूँ, सेकंड x सेकंड क्यूब x tan x dx। अब मुझे बताइए ये मैंने सही लिखा कि मैंने सेकंड x सेकंड क्यूब x, तो ये तो सेकंड रेज़ टू पावर 4x हो जाएगा tan x, बस मैंने उसको थोड़ा खोल के लिखा वही है। अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। देखिए सेकंड x tan x dx, सेकंड x tan x dx को मैंने क्या पुट करना है, dz। ठीक है, अब है सेकंड क्यूब x, सेकंड को मैंने z पुट करना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सेकंड x की क्यूब, तो ये आ जाएगा मेरे पास z क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसको सॉल्व करना मुश्किल था, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट से मेरे पास कितना इजी इक्वेशन बन गई, z क्यूब dz। इसका तो जनरल फॉर्मूला आपको आई डैम श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी x रेज़ टू पावर n हो तो n की पावर को एक बढ़ा दो और बड़ी हुई पावर नीचे लिख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास z रेज़ टू पावर 4 बाय नीचे बढ़ी हुई पावर 4, अब प्लस c। पर ये तो आया आंसर z में, उन्होंने किस में पूछा था, इन टर्म ऑफ x, तो इसको x में भी लेके जाना है। तो x में कैसे लेके जाऊंगी, z मैंने किसको पुट किया था, सेकंड x को, तो सेकंड रेज़ टू पावर 4 बाय 4 प्लस c इज द आंसर। तो अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी जो कि होगा सब्स्टिट्यूट से, बट वो है डेफिनेट का। मेरी कोशिश है इस लेक्चर में आपके हर एक टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, आपको कोई भी डाउट ना हो। अब मेरे पास है sin x cos x dx 0 से π/4 तक, अब इसमें पुट करने। अब स्टूडेंट इसका एक फायदा है कि चाहे आप sin x को पुट कर लो, चाहे आप cos x को पुट कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम मिलेगा। मैं क्या कर लेती हूँ, sin x को पुट कर लेती हूँ। अब sin x को जब मैं t पुट कर लूंगी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, sin की cos x dx इज इक्वल टू dt। फर्स्ट स्टेप मैंने पुट कर लिया, सेकंड स्टेप मैंने इंटीग्रेशन कर ली, डन, ओके गुड। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे पुट करना है। पुट करने से पहले अब ध्यान देना स्टूडेंट, जो मेरे को यहाँ पे लिमिट्स दी हैं वो किसकी लिमिट दी है, x की लिमिट दी है। अब मैंने वेरिएबल कन्वर्ट कर लिया किसमें, t में, तो अब लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगी कि x की वैल्यू जब मेरी 0 थी, x की वैल्यू जब मेरी 0 थी, when x is equal to 0, तो sin x में मैंने 0 पुट कर दी, तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, sin 0 0। तो जब x 0 होगा
तो टाइम भी 0 ही होगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दो, जो मेरे को लिमिट्स दिए हैं वो x वेरिएबल के लिए दिए हैं। अब मान लीजिए स्कूल गए हो, ठीक है, स्कूल में आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म डाली, स्कूल वाले शूज डाले, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप पार्टी पे जाना चाहते हो, पार्टी के लिए आपने कपड़े चेंज किए, प्रॉपर कोट पैंट वगैरह डाला, लड़कियों ने गाउन घून डाला पार्टी वाला। अब क्या आप जो नीचे पैर में शूज होंगे वो आप स्कूल वाले डाल के जाओगे? नहीं ना, वो आप चेंज करोगे ना पार्टी के अकॉर्डिंग, पार्टी वियर के अकॉर्डिंग, जैसे अपनी ड्रेस डाली है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। वैसे ही है, मेरे पास ये स्कूल वाले, ये वाला मेरा जो ड्रेस थी वो स्कूल वाली थी, इन टर्म्स ऑफ एक्स थी। जैसे मैंने इसको चेंज किया पार्टी वियर में, आपने लिमिट्स को भी चेंज करना है। ये जो आपके शूज पड़े इनको भी चेंज करना है। ऐसे ना हो कि आप पार्टी वाली ड्रेस के नीचे स्कूल वाले शूज डाल के चल गए, कितनी बेइज्जती से फील होगी ना। तो अब वो नहीं करना है, आपने क्या करना है, लिमिट्स भी चेंज करनी है। लिमिट्स कैसे चेंज करनी है उसका तरीका मैंने बता दिया। x की वैल्यू जब आपको 0 दी थी तो t की वैल्यू भी 0 होगी। अब जब मैंने साइन x की वैल्यू π/4 थी, अब x की वैल्यू π/4 हो तो साइन x की वैल्यू π/4, तो साइन π/4 1/√2, तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो मेरे पास दोनों लिमिट आ गई, तो t की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 1/√2। तो अब सिंपल सॉल्व करते हैं कि साइन x को क्या पुट करना है, t, cos x dx को क्या पुट करना है, dt। अब आप देखिए, हैरान नहीं हो रहे आप कि इन टर्म्स ऑफ x में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। अब जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करके पुट कर लिया, कितना इजी क्वेश्चन बन गया। और लिमिट क्या बन जाएगी मेरी, 0 से लेके 1/√2, तो इसकी t²/2 लिमिट राइट साइड पे आ जाएंगी 0 से 1/√2। अब लिमिट क्या करते हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। जब मैंने 1/2 बाहर ले लिया, अब t में ये पुट करेंगे 1/√2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल लिमिट, t में पुट करेंगे सारा फंक्शन 0, तो ये आ जाएगा मेरा 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इज द आंसर। क्लियर। अब लास्ट मेथड है, वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये भी इजी है। आई होप ये वाला मेथड आपको इजी लगा। ये जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड इन क्वेश्चंस में होगी। तो अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको समझने के पहले, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में जब हमारे पास कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था, अब मैं बताती हूँ इसकी जरूरत पहले पड़ी क्यों। मेरे पास क्वेश्चन आ जाए x sin x dx। अब मैंने आपको x का अलग से फॉर्मूला बताया, साइन का अलग से फॉर्मूला बताया, इकट्ठे का तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। और इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर आप x को पुट करोगे तो साइन डिफरेंशिएशन करके वो तो 1 हो जाएगा, और साइन को पुट करोगे डिफरेंशिएशन वो कोस हो जाएगा। तो इसमें मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन का उम्मीद लग नहीं रही है। तो इसको मैं कैसे करूंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन में u v फॉर्मूला था, u/v फॉर्मूला था, इसमें मेरे पास है इंटीग्रेशन में u v। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन मेरा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मेरे पास u है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन टू दी होल इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई यहां पर करके दिखाऊंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है, मेरे को क्या पता मैंने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकेंड फंक्शन किसको लेना है। इसके लिए ट्रिक है, एक रूल है, दैट इज आई लेट। आई लेट क्या है, I से इनवर्स फंक्शन, L से लॉगरिदमिक फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आ गया जैसे x sin x, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने किसको कंसीडर करना है, पहला फंक्शन जो आई लेट में सबसे पहले है अलजेब्रिक। तो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। मेरे पास आ जाए sin x e raised to power x, तो
ये है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस लाइन में सबसे पहले कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मेरा सेकंड फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं क्या करती हूँ, एक्स साइन एक्स को इस फॉर्मूला से सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन। कैसे? आइलेट से। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है? साइन एक्स डीएक्स, सारे की इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट? तो अब मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्स साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस ये वाला मैंने यहीं लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेशन जो मैंने बाहर लगाई है इसको मैं वैसे लिख देती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स, माइनस में बाहर ले जाती हूँ, ये आ जाएगा प्लस कॉस एक्स। अभी भी मेरी इंटीग्रेशन पड़ी है, कैसे? ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स। अब इसकी क्या कर दूंगी मैं? इंटीग्रेशन। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां तक आप बुक्स में यहां तक भी आंसर दिया होता है। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, प्लस सी। तो ये था मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप ये सारे दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन के बारे में अब पता लग गया होगा, इंटीग्रेशन क्या है, क्यों करते हैं, कब कैसे करते हैं, फंडामेंटल रूल्स बताए। और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको दोनों बताएं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। फिजिक्स में इसकी ज़्यादा जरूरत तब पड़ेगी जब आप आर्टिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ, आर्टिकल्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।